दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में या वीडियो के माध्यम से प्राणायाम से होने वाले लाभों का विश्लेषण करते हुए तुलनात्मक आलोचना करेंगे। दोस्तों प्राणायाम से होने वाले लाभों को देखते हुए यह सिद्ध हो चुका है कि प्राणायाम करने से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ होता है। लेकिन यह लाभ कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी जानकारी प्रामाणिक तौर पर प्राप्त नहीं है। दोस्तों मैंने जो अनुसंधान किया है उसके अनुसार दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्राणायाम से हमारा संतुलन तंत्र संतुलित होकर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ हमें प्रदान करता है। मतलब प्राणायाम से हमारा जो संतुलन तंत्र होता है वो संतुलित होकर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ हमें प्रदान करता है। जबकि हमारे योगाचार्यों एवं योग गुरुओं के अनुसार योग क्रिया यानी प्राणायाम से होने वाला लाभ प्राणायाम में अधिकाधिक ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु ग्रहण करना एवं शरीर एवं अन्य अंगों द्वारा अधिक ऑक्सीजन उपयोग करने से एवं अदृश्य एवं दिव्य शक्तियों के ध्यान और संकल्प से लाभ होता है, जो 100% झूठ एवं भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी शरीर को जिस समय जितना ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, हमारी शरीर ब्रीदिंग मतलब श्वसन क्रिया तीव्र होकर पूरा कर लेता है। मतलब हमारी शरीर को जब जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हमारी श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है और उतना ऑक्सीजन हमारी शरीर ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि हमारा फेफड़ा कभी भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार काम करता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नहीं, या ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुसार नहीं काम करता। मतलब हमारा जो फेफड़ा है उतना ही ऑक्सीजन लेता है जितना कि हमें ज़रूरत है या हमारे शरीर को ज़रूरत है। ऑक्सीजन देने से वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लें। प्रमाण के तौर पर जब हम कड़ी मेहनत करते हैं या गर्म जगह पर जाते हैं या किसी कारण से डर जाते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमारी श्वसन गति आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है और फेफड़े शरीर के आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन लेने लगते हैं और पुनः सामान्य स्थिति में आने पर श्वसन गति सामान्य हो जाती है। तब जब हम डर जाते हैं या गर्म जगह पर जाते हैं तो हमारा रक्तचाप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी श्वसन गति जो होती है, सांस लेने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है और फेफड़ा जितनी आवश्यकता है शरीर को ऑक्सीजन की उतना ऑक्सीजन दे देता है। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि मौसम के अनुसार भी शरीर को कम और अधिक ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है। आप लोग देखे होंगे कि ठंड के दिनों में हमारी शरीर के चारों तरफ नमी अत्यधिक होने के कारण बाह्य श्वसन आसानी से हो जाता है, या होने के कारण शरीर को कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है और हमारी श्वसन गति धीमी हो जाती है। मतलब ठंड के समय में हम बहुत तेज़ सांस नहीं लेते हैं, धीमी सांस लेते हैं, इसलिए कि हमको बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं गर्म मौसम में हमारे शरीर के चारों तरफ उष्णता गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी श्वसन गति तीव्र हो जाती है। मतलब गर्मी के दिनों में हम सांस लेने की प्रक्रिया या सांस लेने की गति जो होती है, स्पीड जो होती है वो तेज़ हो जाती है
और शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसी कारण ठंड के दिनों में हमारी सांसों का स्पीड धीरे हो जाता है और गर्मी के मौसम में सांसों का स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में हमारे शरीर की ऑक्सीजन की ज़रूरत कम और गर्मी में अधिक पड़ती है। इसलिए हमारे फेफड़े उतना ही ऑक्सीजन लेते हैं जितना शरीर को ज़रूरत होती है, चाहे वह जितनी गहरी सांस लो, फेफड़ों में चाहे जितना अधिक ऑक्सीजन भरे, इससे शरीर में और अंगों पर ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह तर्क गलत है कि प्राणायाम में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को चमत्कारिक लाभ होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ये बिल्कुल गलत है। प्राणायाम के समय ली जाने वाली सांस से, चाहे गहरी सांस हो या धीमी सांस हो, उसका शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दूसरे पहलू पर विचार किया जाए तो अलग अलग प्राणायामों में श्वसन गति अपने आप मंद और तीव्र होती रहती है। जैसे अलग अलग हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें किसी प्राणायाम में तेज़ सांस लेना होता है और किसी में धीरे सांस लेना होता है। जैसे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका में हम गहरी सांस ले सकते हैं, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका में हम गहरी सांस ले सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन अत्यधिक हो सकता है। जबकि भ्रामरी और उद्गीत में एक सांस से दूसरी सांस का बीच का समय अत्यधिक होने के कारण ऑक्सीजन का अनुपात कम हो जाता है। तो एक बार हम सांस भरते हैं और भ्रामरी और उद्गीत लंबे समय तक करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो समय के अनुसार से कम ही रहता है, अनुपात कम हो जाता है। और कपालभाति में सांस गहरी हो या मंद हो, इसका लाभ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक योग गुरु का अपना अलग अलग नियम है। कोई बोलता है लंबी सांस लेकर धीमी गति से कपालभाति लाभदायक है, तो दूसरा बोलता है कपालभाति तीव्र गति से होना चाहिए, जबकि दोनों विधियों का लाभ एक समान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे धीमी गति से कपालभाति की जाए या तीव्र गति से की जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ़ायदा दोनों का सेम होता है, बराबर होता है। इसलिए प्राणायाम से अधिक ऑक्सीजन का मिलना और उसका लाभ होना निराधार सिद्धांत, ये कोई आधार वाला सिद्धांत नहीं है कि प्राणायाम से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इसका लाभ हमें मिलता है। यदि प्राणायाम में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पर लाभ होता तो आईसीयू में रखे गए मरीजों को 100% ऑक्सीजन सिलेंडर से दिया जाता है। सिलेंडर से जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो 100% ऑक्सीजन होता है। उनको किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि ऑक्सीजन ही दवा बनता, आईसीयू में जो मरीज रखे जाते हैं उनको तो 100% एकदम शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता है, उनको दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन दवा बन जाता है। ये एक भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। या फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर से या ऑक्सीजन चैम्बर में अत्यधिक ऑक्सीजन लेकर प्राणायाम से होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा ही होता तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही हम ऑक्सीजन लेकर या ऑक्सीजन चैम्बर में बैठकर प्राणायाम किए बिना ही हमको सारे लाभ मिल जाने चाहिए। यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्राणायाम के सारे लाभ हों तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए यह तर्क एवं सिद्धांत गलत है और निराधार है कि प्राणायाम में अधिक ऑक्सीजन लेने से शरीर पर प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, प्राणायाम का कोई प्रामाणिक नियम और सिद्धांत नहीं है। जितने योगाचार्यों और योग गुरुओं से मिलेंगे सभी लोग अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग नियम एवं सिद्धांत बताएंगे। कोई बताएगा धीरे धीरे प्राणायाम करने से फ़ायदा और तेज़ करने से नुकसान है, तो दूसरा बताएगा तेज़ करने से अधिक फ़ायदा होता है। मतलब मतैक नहीं है, एक टाइप की कोई सिद्धांत इसमें नहीं बन पाया है। सभी का अपना एक अलग सिद्धांत है, सिद्धांतों में मतैक नहीं है, सबका अलग अलग ही सिद्धांत है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि किसी को प्राणायाम का मैकेनिज़्म मालूम नहीं है।
किसी को भी प्राणायाम के मैकेनिज्म के बारे में कोई पता नहीं है। इसीलिए अलग अलग सब सिद्धांत, नियम और समय बताया जाता है योगाचार्यों द्वारा। इसलिए प्राणायाम से लाभ होता है, सभी योगाचार्यों को मालूम है, लेकिन यह लाभ कैसे होता है, किस क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा होता है, किसी को मालूम नहीं है। मालूम होने से फिर नियमों में विसंगतियाँ नहीं होती, जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ हमारी खोज संतुलन तंत्र ही बता सकता है। ये लाभ कैसे होता है प्राणायाम का, ये संतुलन तंत्र के द्वारा हम जान सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से दावा करता हूँ कि कोई भी योगाचार्य, योग गुरु योग क्रिया से होने वाले लाभों पर मुझसे बहस कर सकता है और उससे बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सरकार या जवाबदार संस्था तक हमारी इस खोज को पहुंचाया जा सके और किसी जवाबदार संस्था द्वारा इस खोज को प्रमाणित कराया जा सके और मान्यता दिलाया जा सके, जिसका लाभ समाज को मिले और एक जो सदियों से भ्रांति फैली हुई है वो ख़त्म हो जाए और योग पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से एक चिकित्सा के रूप में स्थापित हो जाए। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ताकि ये किसी जवाबदार व्यक्ति तक पहुँचे, संस्था तक पहुँचे या सरकार तक पहुँचे, ताकि सरकार इसको मान्यता दे और इसका परीक्षण कराए। जय हिंद।